हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रवि, सहायक आचार्य इतिहास विभाग श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हैं। और टॉपिक मुग़ल कालीन लिटरेचर है। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है, इतिहास निर्माण में दो तरह के स्रोत काम में आते हैं। पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में पुरातन सामग्री आती है, जैसे कि दुर्ग, किले, सड़कें, सिक्के, धातु, जीवाश्म, मुहर, अभिलेख, ये सब। जबकि साहित्यिक स्रोत में ताड़पत्र, भोजपत्र और कागज़ पर लिखित सामग्रियों के ग्रंथ आते हैं। और इन दोनों से सूचनाओं को एक दूसरे से प्रतिपुष्ट करते हुए एक प्रामाणिक इतिहास की संकल्पना बनाई जाती है। अब हम दूसरे स्रोत अर्थात साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, जिसमें मुग़ल कालीन साहित्य बेहद इम्पोर्टेंट है। और अकबर के समय में ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम छापा खाना है वो उसकी स्थापना की थी। और लगभग 1556 के आसपास, जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था, ठीक उसी समय यहाँ पर कागज़ पर प्रिंटिंग करने की कला विकसित हो चुकी थी। हालांकि इसे मुग़ल काल में वृहत स्तर पर थोड़ा बाद में लागू किया जाता है। पहले ये गोवा में पुर्तगालियों के किंगडम में या उनके क्षेत्र में लागू की जाती है। बहरहाल हम बात करते हैं मुग़ल काल का अधिकांश साहित्य किस भाषा में है। भाषा फारसी थी और ये राजकीय भाषा रही। अकबर ने इसे राजकीय भाषा बनाया 1835 तक, जब तक कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेज़ी को राजकीय भाषा नहीं बना दिया, तब तक मुग़ल काल की ये भाषा जो है वह भारत की राजनीतिक भाषा के रूप में बनी रही। अब हम बात करते हैं बाबर के काल के साहित्य की। बाबर विद्वान था, तुर्की भाषा का विद्वान था, ये ख़ास बात है। यहाँ बाबर की अधिकांश रचनाएं हैं वो तुर्की में है। इवन बाबर ने दीवान जो है वो काव्य संग्रह के रूप में लिखा था और ये तुर्की में था। मुबैयान एक पद्य शैली है जो फ़ारसी की पद्य शैली है। ख़त बाबरी बाबर के ख़त हैं। और तुजुक बाबरी, ये इसे बाबरनामा या बाबर की आत्मकथा भी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर किसी भी मुग़ल बादशाह के द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसको हम बोलते हैं, वह तुजुक बाबरी या बाबरनामा थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित था। बाबरनामा 16वीं सदी के भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने वाला था। इसी लिटरेचर के थ्रू में पता चलता है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में 5 मुग़ल सत्ता के शासक और 2 जो है हिंदू शासक थे। हिंदू शासकों में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय को बाबर ने ज़्यादा ताकतवर बताया बजाय मेवाड़ के महाराणा सांगा के। तो महाराणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन हिंदू शासकों में शुमार किए जाते थे। जबकि बंगाल में, गुजरात में, मालवा में, बहमनी में और सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी, ये सब वो लोग थे जो बाबर के समकालीन मुस्लिम सत्ताओं के केंद्र थे 5। बाबर ने इसी रचना में इकोनॉमिक पोजीशन का वर्णन करते हुए बताया है कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी है और यहाँ लोग जो हैं वो पूरी तरीके से समृद्ध हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, सोने चांदी की बेहतरीन खाने यहाँ पर हैं और भारत हर लिहाज से समृद्ध है, नदी नाले भरपूर हैं। इस तरीके से यहाँ पे तो पूरा है जो है वो बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, बाबर ने यहाँ की सामाजिक स्थिति का थोड़ा सा अंडर लेवल वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो शिष्टाचार विहीन हैं, न नहाते हैं, न किसी से मिलते हैं, न किसी के यहाँ जाते हैं और ना ही किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं। बाबर ने कहा यहाँ के लोग रंग में काले हैं, नाटे कद के हैं, न हमाम है, न समाधान है, न रोशनी है, ना आचार है, ना विचार है, ना शिष्टाचार है, ना व्यवहार है। ये थोड़ा सा अतिरंजित लगता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बाबर को पसंद नहीं आया। बाबर ने यहाँ पर भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ पर
एनरिच भूगोल है और यहाँ जो है नदी नाले ये वो झरने बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबर को फिर भी 3 चीज़ों ने बड़ा परेशान किया। एक बाबर को धूल ने परेशान किया, एक गर्मी ने और एक लू ने। इन सब से मिलकर आंधी बनती है। हालांकि बाबर स्विट्ज़रलैंड से नहीं था, लेकिन ये बात थोड़ी सी एक अतिशयोक्तिपूर्ण सी लगती है। खैर, बात सही है कि तीनों ही प्रॉब्लम आज भी हमारे यहाँ पर हैं और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक सभी वर्णन का एक विशद विवेचन किया था। बाबरनामा का तुर्की भाषा से फ़ारसी में ट्रांसलेशन जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना, जैन खां और पाइंदा खां ने किया था। मिसेज बेवरिज ने बाबरनामा का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। खैर, बाबर एक उत्तम कोटि का जो है लिटरेरियन था और इंटेलिजेंट व्यक्ति था। इसके बाद में बाबर के बाद हुमायूं की हम बात करते हैं। हुमायूं बहुत पढ़ाई में इंटरेस्टेड था और हुमायूं ने बाकायदा दिल्ली में जो किला एक कोहना मस्जिद है उसी के पास में पुराना किला जो है वो हुमायूं का जो किला जिसको हम बोलते हैं वो बनाया था, जिसे दीन पना महल भी कहते हैं। ये हुमायूं के द्वारा निर्मित था और इस दीन पना महल में हुमायूं ने एक बेहतरीन लाइब्रेरी की स्थापना की थी, पुस्तकालय की स्थापना की थी और बाकायदा हुमायूं यहाँ पर अपना स्टडी करता था। लेकिन अंत में हुमायूं जो है उसका अंत भी इसी सीढ़ियों से गिर के हुआ था, इसी महल की सीढ़ियों से। इसी पुस्तकालय में अध्ययनरत हुमायूं सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर गया और उसी के साथ में हुमायूं का देहावसान हो गया। और एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हुमायूं के समय तारीख़ रसीदी के लेखक मिर्ज़ा हैदर दोगलते हैं, जिन्होंने जो हुमायूं के ही मौसेरे भाई भी थे। और इसके अलावा हम एक ख्वाजा मीर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी कानून हुमायूनी। तो कानून हुमायूनी भी इसी के समय लिखी गई है और तारीख़ रसीदी भी इसी के समय लिखी गई है। इस तरीके से देखा जाए तो हुमायूं के समय कोई बहुत ज़्यादा लिटरेरियन एस्पेक्ट नहीं रहा। उसके पीछे हुमायूं की राजनीतिक असफलता थी। पहले हुमायूं संघर्षरत रहा। अपने शासक बनने के 10 साल तक हुमायूं कभी तो कालिंजर अभियान में व्यस्त रहा, तो कहीं वह गुजरात में, तो कहीं बंगाल में, तो फिर बाद में सूर सुल्तान शेरशाह सूरी के साथ में संघर्षरत रहा और 1539 में चौसा के युद्ध में और 40 में कन्नौज के युद्ध में हारने के उपरांत ईरान चला गया और एक बहुत लंबा अरसा उन्होंने 40 से लेकर 55 तक 15 साल तक ईरान में बिता दिया। और उसके बाद में जब हुमायूं वापस आए तो हुमायूं उसी रुखसत ज़िंदगी को जीते रहे जो उनसे तकदीर खेलती रही। और कुछ ही दिनों में जब 1555 में हुमायूं का आगमन होता है मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के बाद में, उसी के साथ हुमायूं जैसे ही यहाँ पर सेट लेते हैं, थोड़ा सा उनका एडजस्टमेंट होता है, ठीक उसी के बाद में हुमायूं का यहाँ पर दीन पना महल की सीढ़ियों से गिरकर जो है देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए तो एक तरीके से हुमायूं जो थे वो दुर्भाग्यशाली रहे। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन हुमायूं बड़े दुर्भाग्यशाली थे। ज़िंदगी भर ठोकर खाते रहे और उनका अंत भी ठोकर खाकर ही हो गया। इसलिए उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ को कोई ज़्यादा प्राइम पोजीशन पे नहीं रखा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज फेलियर in political scenario. That's why he want to be established this, and when he did like this, up to that finally he found guilty and unfortunately he departs from the world, and that's why उसका पेंटिंग में ज़रूर थोड़ा सा अच्छा योगदान है। जो हमने बात की थी अब्दुल समद और मीर सैद अली जैसे चित्रकारों को वो यहाँ लेकर आया और उन दोनों ने यहाँ पर चित्रकारी को बेहतरी से आगे बढ़ाया। तो ये कुछ हुमायूं के उसके बारे में बात थी। अब हम कल के वीडियो में जो बात करेंगे वो अकबर के काल में साहित्य का बहुत बड़ा युग है, उसका हम डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ
आपको आज बाय बाय बोल देते हैं। धन्यवाद।